देखें सिलेबस क्या है इसके बाद। छः महाजनपद 16 महाजनपद थोड़े में लिखा है। तो 10 महाजनपद थोड़े हो, महाजनपद थोड़े हो। तो गणतांत्रिक व्यवस्था वाला जो राज्य है उसको हम बताए हैं, ठीक है। तो हमको महाजनपद हमको बताना ही नहीं है। महाजनपद कहाँ दिया हुआ बताने थे, कहीं है, कहाँ पर है? लक्ष्मी और उसका गणतंत्र गठन है। आपका सिलेबस में है ही नहीं, महाजनपद पढ़ना ही नहीं है। सिलेबस नहीं पढ़े हो जी, देखना जी सिलेबस। वैदिक साहित्य के बाद जो है आपका जो है लक्ष्मी और उसका गणतंत्र गठन है, और उसके बाद मगध साम्राज्य का उदय है, और फिर मौर्य साम्राज्य का विस्तार है। सिलेबस आपका इसमें बहुत कम है ना, सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तब ना शॉर्ट सिलेबस आपका जाएगा। तो मगध में सर ये नंदवंश सबसे पहले वो सब कुछ है ही नहीं। मगध साम्राज्य को उदय कैसे हुआ इस पे है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका सिलेबस में है, हाँ सर पुलिस में मतलब ये सिलेबस है सर उसी से ना सर पीटी का हो सकता है, फैक्ट अलग हो सकता है। पीटी में कोई सिलेबस डिफाइन ही नहीं है। पीटी में प्राचीन भारत के इतिहास 5 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के इतिहास 5 क्वेश्चन। सर उसी से नाम आ रहेगा वो भी। तो ये कहाँ बोला हुआ है, ठीक पानी है, ये कहाँ बोला है कि मेंस का सिलेबस में पीटी पूछेंगे? तो सर अब हम लोग जो सिलेबस वाइज पढ़ रहे हैं, मेंस का सिलेबस तो हो सकता है कि मेंस में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। पीटी में क्यों पूछेगा? पीटी का अलग दिया हुआ है। पीटी में संपूर्ण जो है प्राचीन भारत है, पूरा पढ़ना है। पीटी के लिए अलग से पढ़ो, फैक्ट अलग पढ़ना पीटी का। मेंस में जो मेंस का सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मेंस में अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा तो उसमें है कि इसी में से पूछेगा। ये जो सिलेबस दिया है इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसी में से सब्जेक्टिव रहेगा। तो जो सिलेबस है उसी में से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहेगा। तो मेंस का वो पूरा का पूरा जो है आपका जो है परफॉर्मा है। पीटी के लिए अलग से दिया हुआ है और उसमें कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है। उसमें सीधे एक लाइन में लिखा है प्राचीन भारत के इतिहास 5 क्वेश्चन 10 नंबर का, मध्यकालीन भारत के इतिहास 5 क्वेश्चन 10 नंबर का, आधुनिक भारत के इतिहास 5 क्वेश्चन 10 नंबर का। समझ में 15 क्वेश्चन आपका है 30 नंबर का, पीटी में है, जीएस में। अब प्राचीन भारत के इतिहास में कुछ भी पूछ सकता है वो, प्राचीन भारत के इतिहास में कुछ भी पूछ सकता है, नहीं पूछेगा ताकि वहाँ पे सिलेबस डिफाइन नहीं है। तो जहाँ से इतिहास स्टार्ट होता है जहाँ पर ख़त्म होता है सब पूछेगा। तो आपको अलग से करना पड़ेगा। पसानी से भी पूछ सकता है, पूछ सकता है कोई। ये आप नहीं बोल सकते कि इससे क्यों पूछ दिए भाई, पूछ दिए क्वेश्चन तो आपका तो है नहीं यहाँ पे मेंस में। सीधे आप हड़प्पा से स्टार्ट किए हैं, बोलेगा कह रहे तो पीटी में तो पूरा प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत स्टार्ट ही होता है पूरा पाषाण काल से, समझ में? पूरा पाषाण काल से स्टार्ट ही होता है। समझ में? तो उसमें कुछ भी पूछ सकता है। हमको इसमें मेंस में हमको बौद्ध और जैन धर्म पढ़ना ही नहीं है। पूरा का बौद्ध और जैन धर्म पूरा आउट है, आपका सिलेबस में ही नहीं। लेकिन पीटी में तो बहुत जन से पूछता ही है क्वेश्चन, समझ में? इसलिए दोनों को खिचड़ी नहीं बनाना हो।
समझ में आ रहा? दोनों को खिचड़ी नहीं बनाना है कि मतलब दाल भी डाल दिए, चावल भी डाल दिए, है ना, अचार उसी में डाल दिए, चटनी भी डाल दिए, खिचड़ी बना ली। नहीं करना, अलग अलग दोनों का है, पीटी और मेंस का, है ना। और मेरे पास आके हमको खिचड़ी मत बनाओ कि सर आप खिचड़ी दोनों बना दीजिए, पीटी वाला भी घुसा दीजिए, मेंस में घुसा दीजिए, तो मालूम चलेगा 120 दिन क्लास चलेगा। अगर दोनों लेके चलोगे ना तो 120 दिन क्लास चला जाएगा। अभी तो हमको टेंशन हमको है कि हिस्ट्री कैसे कंप्लीट हम करें जल्दी से। डेडलाइन आपका सितंबर ही है, यहाँ तो अगस्त में इतना छुट्टी हो गया कि पार हो गया। अगस्त में इतना छुट्टी हुआ कि एकदम पार हो गया। कौन सा नेक्स्ट क्लास अब पता नहीं, अब तो सर का है अभी तबीयत खराब, फिर तो सर आएगा ना, कि सर नहीं आएंगे। नहीं यार मतलब तुम मतलब तबीयत सर का ख़राब तो ठीक नहीं बना रही हो जाए सर का तबीयत ठीक हो जाए तो फिर क्लास लेने के लिए आएंगे, तो 2 दिन हम ले ले इधर। और लेकिन एक वहाँ ये भी तो है, नियम भी तो यहाँ पे है कि एक टीचर 2 से ज़्यादा क्लास नहीं ले सकता है, ये रूल भी बना हुआ है। अगर 2 से ज़्यादा होता तो हम 4 ले लेकर जल्दी ख़त्म करते, क्योंकि मेरा दूसरे जगह काम भी पेंडिंग पड़ रहा है इसके कारण, समझ में। इसलिए हमको टाइम नहीं मिल पा रहा बहुत ज़्यादा। हम तो चाह रहे हैं कि 2 बजे से बाद क्लास हमको मिले। सर को बोले हैं उनको कि सर को बोलिए कि सुबह में क्लास ले लें सर, इकोनॉमिक्स सर जो झारखंड है मेरे टाइम पे सर ले लें, उसके बाद सर के टाइम पे हम ले लेंगे। कि हमारा थोड़ा इधर का भाग दौड़ी बहुत हो जाता है, सुबह क्लास होता है फिर भाग के इधर आना पड़ता है, हम उधर फ्री होकर क्लास लेकर निकलेंगे फिर। चलो जो हम लोग 16 महाजनपद जो देखे थे, है ना, 16 महाजनपद का हम लिस्ट भेज देंगे, ठीक है। जो जो उसका जगह और उसका राजधानी जो था हम भेज देंगे उसको, जो चीज़ चाहिए हम दे देंगे, है ना। लेकिन बोलो क्लास में उसको पूरा ही करने के लिए तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है। इसी को हिस्ट्री को इतना ऊपर ऊपर देखो, मेरा मानना है ना कि जो भी चीज़ पढ़ाएं उसको कंक्रीट पढ़ाएं। मतलब अगर हम लिखवी पढ़ें, उसका गणतंत्र पढ़ें तो कंक्रीट बता दिए, इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी खोज लो कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ में। मतलब हम बहुत डीप में जाके पढ़ाएं, तो मतलब अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तुम लिख के आ जाओगे। तो मेरा मानना है कि जो भी पढ़ रहे टॉपिक ना वो कंक्रीट पढ़ के जाएँ। पढ़ाने के लिए ऊपर ऊपर पढ़ा कर निकाल सकते हैं सिलेबस को, जो सिलेबस है हम ऊपर ऊपर पढ़ा कर निकाल देंगे, अब बहुत तेज़ी से निकल जाएगा, लेकिन फिर तुम्हारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। फिर तुम्हारा थोड़ा बहुत आ तो जाएगा, लेकिन उस लेवल तक नहीं लेके जा पाएंगे जहाँ तुम सिलेक्शन लेके आ जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि तुम पीटी के 2-4 क्वेश्चन कर लोगे, मेंस का क्वेश्चन आएगा तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत लिख पाओ ये बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ में। उसमें भी अच्छा आंसर। तो मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब जो है पढ़ाई को जो है सिलेबस को कंप्लीट करते, बल्कि इसलिए होता है कि सिलेक्शन हो। हम सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं, हम अपना काम इसलिए नहीं करते कि मतलब जो है मेरा काम है सिलेबस कंप्लीट करना, कर तुम निकाल दो, समझ में। तो बाद में मालूम चले कि तुम बोलोगे अरे सर पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे आज तक कुछ समझ में नहीं आया, मतलब जो पढ़ाए थे आज तक काम नहीं आया। तो यही कारण है कि मतलब मेरा पढ़ाया हुआ 2 साल के बाद भी लड़का लोग याद करता है कि नहीं हर सर बहुत अच्छा पढ़ा गया। आज भी कैटलिस्ट में 2-4 साल से पढ़ा होगा ना, 4 साल पहले पढ़ा हुआ बच्चा भी आकर तुमको बोलेगा कि नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में। इसलिए नाम लेता है, क्यों? क्योंकि हम वो कंक्रीट देते हैं कि उसको 2 साल के बाद भी उसको यूजफुल रहता है, 2 साल के बाद भी वो पढ़ के जाएगा तो सिलेक्शन लेके आ जाएगा, समझ में। इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है थोड़ा डीप में पढ़ाने के चक्कर में। ठीक है। और तुम लोग का जो भी हम नोट्स मेरा अलग देखो, हम दो मिक्सअप करते हैं। तुम लोग को जो हम नोट्स बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो लिखा रहे हैं, वो नोट्स जितना भी हैं सब जो है यूनिवर्सिटी का नोट्स है। मतलब हम यूनिवर्सिटी से जो है एडोप्ट करते हैं। जैसे अभी तुम लोग का मगध हम पढ़ाएंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो है उसका अपना जो है BA और MA का नोट्स है, उस नोट्स को हम हायर करके जो तुम लोग को हम डाल रहे हैं। इसलिए करते हैं
क्योंकि जो है यूपीएससी में हम अलग चले जाते हैं, लेकिन तुम लोग में हम इसलिए देते हैं उसका रेफरेंस, थोड़ा यूपीएससी का भी नोट्स खींच के लाते हैं और थोड़ा यूनिवर्सिटी का नोट्स भी लाते हैं, इसलिए क्योंकि जितने भी कॉपी चेक करने वाले लोग हैं सब यूनिवर्सिटी के होते हैं। और यूनिवर्सिटी के लोग जो है उसी लेवल पे, जिस लेवल का उनका नोट्स होता है उसी लेवल का जो उनका चेकिंग भी होता है। इसलिए अगर तुम इस लेवल पे लिखोगे ना तो वो नंबर दे के आ जाएगा। यूपीएससी लेवल का जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर कोई कॉपी चेक करने आ रहा तब आपको चाहिए यूपीएससी लेवल का, तब फिर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोट्स चाहिए। समझ में? मतलब वहाँ पे हाई लेवल का नोट्स होता है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा थियोरेटिकल ज़्यादा होता है पार्ट्स, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होता है, मतलब वो उसमें कॉन्सेप्चुअल हम दोनों चीज़ करते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी डाल देते हैं, फैक्चुअल जो है आपका लोकल जो यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो चाहे विनोबा भावे हो, उन यूनिवर्सिटी का हम उठा के डालते हैं। सोर्स भी बता देना, ऐसा नहीं कि मतलब कोई छिपा हुआ चीज़ है, सोर्स बताते हैं कि मतलब इसलिए डालते हैं क्योंकि वो इफेक्टिव होता है यहाँ के जीपीएससी के लिए, नंबर उस पर अच्छा आता है। अगर यूपीएससी टाइप का लिख दोगा एकदम और प्रोफेसर को उस डायमेंशन में नहीं पढ़ा है तो उसको समझ ही में नहीं आएगा। हम भी जब कॉपी चेक करते हैं तो हम चाहते हैं ना कि जो हम जानते हैं वही लिखे, हम कॉपी में देखना चाहते हैं कि जो हम पॉइंट मेरे दिमाग में है मगध साम्राज्य को दे मेरे ये पॉइंट होना चाहिए। अगर वो पॉइंट नहीं है तो हमको लगेगा बकवास लिखा हुआ है, होता है ना। चाहे तुम्हारे पास भी दे देंगे तो तुम्हारे दिमाग में जो है वही तुम देख के चेक करोगे, और उसी पॉइंट को अगर हम दूसरे तरीके से लिख देंगे तो उसको लगेगा कि बकवास, इसको कुछ आता ही नहीं है। अच्छा लिखा हुआ है, तरीका अलग है, तो उसको समझ में नहीं आया। हमको समझ में नहीं आएगा तो हम लगेगा बकवास काट दिया। तो उस हमारे अकॉर्डिंग हमारे तरह चीज़ें चाहिए, इसलिए जो है नंबर बढ़ाने का तरीका होता है। जैसे गणतंत्र वाला जो था वो जल्दी किसी बुक में नहीं मिलता है, ना झान श्रीमाली मिलेगा, ना एल भाषा में मिलेगा, नहीं मिलता है। वो एक बहुत हाइपर बुक है जो जेएनयू वगैरह में चलता है ना, जेएनयू वगैरह में जो है बुक चलता है, और वो जो है आरसी मजूमदार का बुक है, आरसी मजूमदार का जो है मजूमदार का बुक है। तो उनके बुक में जो है ये पूरा का पूरा उनका बुक भी, और एक और राइटर है उनका बुक है जो बहुत वामपंथी टाइप का राइटर है, उनके बुक में जो है ये मिलता है। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय पढ़े थे तो हम अपना बनाए थे इसका, तो वो चीज़ तुम लोग को हम बता दें, समझ में? तो वो सब सिंपल बुक में नहीं मिलेगा, गाइड में तो मिलेगा ही नहीं। गाइड में वहाँ तक कौन पढ़ के रिसर्च करता है, इतना मेहनत थोड़े करता है। वो भी गाइड क्या होता है, और बुक से कुछ चीज़ों को ला के गाइड में चिपका देता है, नहीं तो होता है। हम तो झारखंड का बुक देखे हैं, मनीष रंजन का पूरा जो है क्या है बुक, थोड़े वो क्या है गाइड जो है, खाली बुक का कलेक्शन है वो। आप राम कुमार तिवारी के जाओ, हैं गलती इसलिए है, फैक्ट भी है तो क्योंकि अप टू डेटेड नहीं है, दूसरा बुक से उठा के चिपका दिया है। राम कुमार तिवारी को जाओ तो पूरा का पूरा मिल जाएगा बुक का, उनका प्रशासनिक व्यवस्था है, मिल जाता है। कौन श्रीवास्तव? अच्छा, डीएसपी पाठशाला वाला बुक भी निकला उनका, बुक है, बुकलेट होगा शायद, बुकलेट होगा। एक बुक हम देखे हैं कि एक बुक हमको हाल फिलहाल में देखे ठीक ठाक था, क्राउन पब्लिकेशन का जो है, क्राउन पब्लिकेशन का शिवांगन का भी बहुत गलती है, बहुत गलती है, उसको लेकर तुम फेल हो जाओगे। वो सब नहीं है। या तो बुक पढ़ना है, जैसे हम जो पढ़ाते थे तो हम गए थे कहाँ मालूम है, जो जोहार है ना, जो कचहरी चौक से आगे जो जाओगे रातू रोड में तरफ, तो चौक आता है, वो क्या नाम है, वो नाम भूल गया,
हाँ, जहाँ पे रातू चौक से पहले का जो चौक है ना, हाँ हाँ, उसके आगे नागा बाबा खटाल है ना, हाँ, उस मार्केट में देखना एक बुक है जहाँ झारखंड का बुक मिलता है। हाँ, राइट साइड में, हाँ, जो काके रोड निकलता है उसमें, नाम हमको याद नहीं आ रहा, झारखंड झरोखा या कुछ झरोखा ऐसी कुछ करके नाम, झरोखा है ना, झरोखे हैं। वहाँ पे जाओगे तो झारखंड का सारा बुक मिल जाएगा, डिस्काउंट नहीं देता, बहुत महंगा महंगा बुक आता है, समझे। झारखंड का सारा बुक आ जाएगा, जितना जनजातियों से संबंधित बुक चाहोगे ना। लाइब्रेरी वाला में जो हम लोग चाहिए वो लोग नहीं मिल पाता है। हाँ है, लेकिन उस समय हम लोग को नहीं ना यहाँ पे ये था, हम लोग को नहीं मिल सकता था, तो बुक्स वहाँ जाकर ले कर जो है हम पढ़ाए थे। वहाँ से बुक ले लेकर जो है रिसर्च एक एक पे 32 जनजाति उस पर रिसर्च किए थे, उनका जो है जनजातीय क्या है, उसका जो है निर्जातीय क्या है, भाषा क्या है, उसका विशेषता क्या है, सारा कुछ। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाकर निकलेगा, अलग अलग राइटर का होता है। चलो, मगध का हम लोग जो है उदय का जो सिलेबस में आपका है, मगध का उदय, इस सिलेबस में आते हैं तो देखो 6ठी से 4ठी शताब्दी में है ना, बोला जाता है कि 6th सेंचुरी का सेंचुरी बोलना, 6th जो है BC से जो है 4th BC, 4th सेंचुरी BC, इसका भी सेंचुरी BC कर सकते हो। 6 से लेकर 4th सेंचुरी BC के बीच में जो है राजनीतिक स्थिति में जो है महत्वपूर्ण जो है, बोलेंगे कि महत्वपूर्ण जो है, महत्वपूर्ण राजनीतिक जो है घटना होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है, और वो घटना था मगध राज्य या मगध राज्य का उदय, या मगध राज्य का, मगध राज्य का उदय, ठीक है। मगध साम्राज्य के बारे में जो है हम लोग देखते हैं कि जो है चूँकि 16 जो है 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ये जो है एक जैन ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ये सब फैक्ट है, पीटी फैक्ट है सब जो बताते हैं। अंगुत्तर निकाय जो है जैन ग्रंथ है, उसमें 16 महाजनपद का जो है बात किया गया है, 16 महाजनपद, उसी 16 महाजनपद में से मगध जो है एक महाजनपद था, ठीक है। शुरुआती मगध जो महाजनपद था वो जो है राजगिरी के आसपास का जो क्षेत्र था वही उसमें शामिल था, मतलब बिहार के जो राजगिरी वाला क्षेत्र था, ठीक है। मतलब अगर देखेंगे तो साउथ जो बिहार था, जिसमें जो है राजगीर से लेकर जो है गया तक का क्षेत्र जो था, ये साउथ बिहार के क्षेत्र में आता था, ठीक है। उस साउथ बिहार में, आज के साउथ बिहार में जो है वो मगध के क्षेत्र में था, मतलब राजगीर से लेकर गया तक का क्षेत्र, इसमें जो है पटना तक शामिल था। गया जो है गया के मौसम में पटना तक था, मतलब गया से जो है टूट कर कितना जिला बना मालूम है? गया से टूट कर जो है औरंगाबाद बना, इतना बड़ा गया था। गया से टूटा औरंगाबाद, औरंगाबाद से टूटकर जहानाबाद, और जहानाबाद से टूटकर अरवल, मतलब गया से जो है टूटकर 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट बन गया। फिर भी गया भी बड़ा है, समझ में, 4 डिस्ट्रिक्ट बना। और अरवल का सीमा जो है कहाँ तक है? पटना तक, है ना। अरवल का जो सीमा है वो पटना तक जाके मिलता है, तो पटना का बाउंड्री में अरवल मिल जाता है। मतलब पटना तक जो है गया से, अगर हम गया का सीमा अगर झारखंड में देखेंगे तो कोडरमा है, पलामू भी ले सकते हैं, पलामू भी मिल जाता है, गढ़वा भी मिल जाता है, गढ़वा, है ना।
जैसे औरंगाबाद का सीमा जो है गढ़वा मिलता है ना, तो पलामू, गढ़वा, कोडरमा ये जो है गया का सीमा झारखंड वाला पार्ट में, समझ में, झारखंड वाले पार्ट में। तो ये है आपका ये हो गया हजारीबाग, इंक्लूडिंग हजारीबाग भी जोड़ सकते हो उसमें, हजारीबाग। और हजारीबाग ले लो तो रामगढ़ भी पहले हजारीबाग में था, है ना, रामगढ़ भी पहले हजारीबाग में था, फिर हजारीबाग से टूट के रामगढ़ बना है। तो हजारीबाग को अगर जोड़ दें तो जो है मतलब रांची तक हजारीबाग की सीमा पहुंच गया है, रामगढ़ की सीमा रांची तक पहुंचा हुआ, ठीक है। तो पहले बड़ा बड़ा जिला होता था ना, छोटा छोटा ना, हजारीबाग कितना बड़ा था, हजारीबाग से टूट के कितना बना हुआ है ना। तो ये जो है इसका क्षेत्र था, तो पूरा कोडरमा और हजारीबाग का क्षेत्र जो है मगध साम्राज्य में जो है मगध साम्राज्य का सीमा में शामिल है, समझ में। तो ये था, तो ये जो है आपका मगध साम्राज्य में था। तो शुरुआती जो मगध था ये इसी आधार पे था। बाद में जो है ये मगध वाला साम्राज्य जो है बढ़ता है, ठीक है, मगध जो है बढ़ता है। अब बोला जाता है कि जो है अंग महाजनपद को जो है शामिल कर लिया जाता है। अंग महाजनपद समझते हैं, भागलपुर का जो क्षेत्र था ना, भागलपुर वाला क्षेत्र उसको बोलते थे अंग महाजनपद, और उसकी राजधानी थी चंपा, है ना। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा था। तो अंग महाजनपद जो है वो भागलपुर वाला क्षेत्र में था। वैशाली वगैरह था जो मुजफ्फरपुर वाला जो है नॉर्थ बिहार वाला क्षेत्र का था, समझ में। तो बहुत सारे जो है एरिया था। तो ये जो मगध जो राज्य का जो उदय होता है, ये जो है छोटा सा राज्य के रूप में ही इसका उदय होता है, लेकिन मगध अपने साम्राज्यवाद के कारण जो है एक बड़े राज्य के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और धीरे धीरे जो है उसकी सीमा जो है एक छोटे से क्षेत्र से, मतलब उस समय के हिसाब से एक छोटे से जो है सीमा से जो है बाहर निकल कर जो है पूरे जो है एक बड़े सीमा में पहुंचता है, और बाद में पूरे संपूर्ण भारत पे पहुंच जाता है। संपूर्ण भारत क्या, भारत के बाहर भी पहुंच जाता है, समझ में। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग मौर्य वंश वाला नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ मगध का ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मगध जो है अन्य जो महाजनपद था सबको पीछे छोड़ देता है, और साम्राज्य या राजनीति की सर्वोच्च स्थान पर जो है पहुंच जाता है। नहीं, दोनों साथ साथ था, राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी चल रहा था। हाँ, इसमें राजतंत्र ज़्यादा प्रभावशाली था। राजतंत्र ही था ही तो मगध में। शुरुआत होता है मगध में क्या, शुरुआत का अगर हम लोग देखें मगध का, तो शुरुआत ही होता है हर्यक वंश से। हर्यक वंश का जो है वंश का लोग बनता है, फिर उसको हत्या करके फिर जो है शिशुनाग वंश का बन जाता है, फिर जो है नंद वंश का बन जाता है, ठीक है। तो 3 वंश जो है मगध के साम्राज्य पर राज्य करता है। उसके बाद जो है फिर मौर्य साम्राज्य आता है, और उसके बाद जो है मगध का मौर्य साम्राज्य के बाद मगध का पतन हो जाता है। मगध टूट के कई राज्यों में डिवीजन हो जाता है, कई राज्य उसके स्थान पर खड़ा हो जाता है। तो बात की बात है, ठीक है। ठीक है। अब सवाल ही उठता कि मगध के उदय का जो मेन है, उदय के कारण क्या है। मगध जो है एक छोटे से राज्य से, बोला जाता है कि जो है एक छोटा सा राज्य से स्टार्ट होता है, मतलब बहुत बड़ा उस समय के हिसाब से नहीं था, एक महाजनपद के रूप में इसका उदय होता है, और धीरे धीरे राजनीति के सर्वोच्चता पे पहुंच जाता है, एक बड़ा राज्य में बन जाता है, जिसकी सीमाएं जो है ईरान तक छू जाती हैं, जिसकी सीमाएं जो है पंजाब तक चली जाती हैं, ठीक है, मध्य भारत तक चला जाता है, बंगाल तक चला जाता है, और बिहार का पूरा ये एरिया आ जाता है। तो मगध का जो है उदय होता है, उसका मुख्य कारण क्या होता है कि जो है एक छोटे से बड़े राज्य के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मौर्य वंश के बाद जो है इसकी सीमा तो भारत से बाहर भी चली जाती है, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी मगध वाला में ही चलते हैं, और मगध के उदय का जो है कारण क्या होता है ये देखते हैं।
मगध के उदय के कारण। ठीक है, तो मगध के उदय के कारण में अगर देखेंगे तो बहुत सारा जो है इसका उदय के कारण हमको मिलता है। कोई एक कारण तो था नहीं, है ना, अनेक कारण था, जिसमें देखते हैं मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध की भौगोलिक स्थिति। पहला कारण में तो हम देखते हैं कि मगध की भौगोलिक जो है स्थिति। दूसरा, मगध में आर्थिक संसाधनों की बहुलता। मगध में आर्थिक संसाधनों की बहुलता। मगध का सैन्य संगठन। मगध का सैन्य संगठन। नेक्स्ट, मगध के शासकों का योगदान। मगध के शासकों का योगदान। नेक्स्ट, मगध का स्वतंत्र वातावरण। ठीक है, स्वतंत्र वातावरण। हाँ, वातावरण। ठीक है, तो मोटा मोटी जो है ये हम लोग पॉइंट लेके चलते हैं कि मगध के उदय का जो कारण था मुख्य रूप से, उसमें मगध की भौगोलिक स्थिति, मगध में जो है आर्थिक संसाधनों की बहुलता थी, मगध का सैन्य संगठन भी था, मगध के शासकों का योगदान भी था, और मगध का जो है स्वतंत्र जो है वातावरण था। ठीक है, हो गया। अब लाइन चेंज कर लिखो। 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच राजनीतिक स्थिति की एक महत्वपूर्ण घटना है। मगध राज्य या मगध साम्राज्यवाद का उदय। मगध राज्य या मगध साम्राज्यवाद का उदय अंगुत्तर
लघुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में अंततः मगध ही राजनीतिक सर्वोच्चता प्राप्त कर साम्राज्य की स्थिति में पहुंच सका। साम्राज्य की स्थिति में पहुंच सका। इस प्रयास में इसने अन्य महाजनपदों को पीछे छोड़ दिया। लाइन चेंज कर लिखो। मगध के उत्थान में अनेक राजनीतिक भौगोलिक एवं आर्थिक कारणों ने योगदान दिया। फलता अनेक राजवंशों के शासकों ने अपने पराक्रम से मगध को उत्तर भारतीय राजनीति का केंद्र बना दिया। इसी नींव पर देखो,
इसी नींव मतलब फाउंडेशन, क्या बोले तुम, क्या नींव, नींव, नींव पर आगे चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की विशाल इमारत खड़ी की। मौर्य साम्राज्य की विशाल इमारत खड़ी की। विशाल इमारत खड़ी की। लाइन चेंज कीजिए, देखिए। मगध साम्राज्य के उदय के अनेक कारण थे। मगध साम्राज्य के उदय के अनेक कारण विद्यमान थे। अनेक कारण थे लिखिए सीधे, या विद्यमान थे। अनेक कारण थे, सिंपल लिखो। अनेक कारण था। अब उसमें पहला लिखो मगध की भौगोलिक स्थिति। पहला पॉइंट, मगध की भौगोलिक स्थिति। ठीक है। अब भौगोलिक स्थिति मगध का क्या था? हाँ, मगध का भौगोलिक स्थिति ये था कि जो भारत का जो है जो उत्तर वाला भाग है, मतलब भारत का उत्तरी भारत का जो विशाल जो तटवर्ती जो मैदान है, मैदानी भाग, वो मिल गया मगध को, है ना। पहला मतलब मगध के पास जो है एग्रीकल्चर लैंड बहुत अच्छा था। पहाड़ी भाग होगा, पठारी भाग होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। झारखंड में एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पहाड़ी भाग है, पठारी भाग है, तो खेती लायक है नहीं। अगर पहाड़ पठार पे खेती लायक बना भी लिए तो पानी की समस्या है। पानी की समस्या है ना। अब चूंकि यहाँ पे पानी जो है नीचे स्तर पे क्यों मिलता है? आप बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए तो वहाँ पे पानी का जो जल स्तर है वो आपको 50 से 60 मीटर में मिल जाएगा। 50-60 मीटर में पानी मिल जाता है, और 100 मीटर में जो है बम रहता है उन लोग, कभी पानी नहीं सूखता है। लेकिन झारखंड में जाइएगा 200 में जो है पानी मिल जाए, वो भी गनीमत है। रांची ऊँची में ही 200 मीटर में अगर पानी मिल जाए तो बहुत गनीमत है, क्योंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है ना, जो ऊपर से पहाड़ी वाला क्षेत्र है, इस टाइप से है ना, इस टाइप से। तो आप अगर इसमें जो डालेंगे, हाँ फीट में ही, हाँ फीट में होगा, 200 मीटर ज़्यादा, 200 फीट में भी जो है 200 फीट, हाँ ठीक बोल रहे, फीट में बोल रहे हैं, मीटर ज़्यादा हो जाता ना फीट में, तो 50-60 फीट में वहाँ निकल जाता है। हाँ फीट में बता रहे हैं, वहाँ भी निकल जाता है 50-60 फीट में। और तो उन लोग हाथ ही से कर लेता है। हम देखें बहुत जगह वो बाँस को बना लेता है, और उन लोग मशीन उसी नहीं मंगाता, वो हाथ से ही कर करके जो है दिन भर में 2 दिन में 60 मीटर जो अंदर कर देता है, और जो है अपने चापाकल लगा के बस देता है। मुश्किल से 1,000 रुपये भी खर्च हुआ, लेबर वेबर का तो हो गया बस। तो अपने घर का सदस्य 2-4 को तो मिल के कर दिया।
इतना नज़दीक मिल जाता है। अरे झारखंड में आप नहीं कर पाएंगे अपने से, आपको लाना पड़ेगा, बोरवेल करना पड़ेगा, मशीन लाना पड़ेगा। वो जो है मशीन से करेगा, 200 फीट नीचे जाएगा। सामान्यतः तो माना जा रहा है कि 240 फीट जाएंगे तब जाकर जो है पानी ठीक ठाक मिल जाएगा। तो ऊंचाई वाला स्थान है ना, तो पहाड़ी वाला स्थान है तो वहाँ पानी की कमी होगा, पहला ही चीज़ है। दूसरा पहाड़ी स्थान है तो चट्टान होगा नीचे में, है ना। दूसरा है कि जो लेवल पे नहीं ना, बारिश होगा तो बारिश में जो है पानी क्या होगा, ढल जाएगा नीचे, पहाड़ी क्षेत्र से पानी रुकेगा नहीं वहाँ पे। हाँ, इसलिए बाढ़ वाला असर नहीं होता है, ठीक है। यही होता है कि अब तो रांची शहर में बाढ़ आ जाता है। यहाँ भी तो पटना में चलो गंगा है, गंगा का पानी जब बहुत ओवरफ्लो हो जाता है तब पटना में घुस जाता है। नहीं, रांची में कौन गंगा है? अभी बारिश हुआ कुछ दिन पहले, मालूम हम देखे दीपा टोले में लग रहा कि नदी बह रहा इससे, जो भी हो भाई। आप ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया नहीं करेंगे तो क्या, जब बाढ़ आ गया तब देखते हैं नाली की सफाई करता है। इसलिए ऊंचाई पे इसलिए नहीं रुकता है ना, ऊंचाई पे है तो पानी ढल जाता है। इसलिए बोला रांची में कभी बाढ़ नहीं आएगा, ढल जाता है, वो पानी जम जाएगा यहाँ पे, बाढ़ नहीं आएगा, पानी जम के उठर जाएगा, समझ में। तो ये स्थिति है। तो ये था कि उसके पास जो है मैदानी भाग मिल गया। मैदानी भाग है तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेहतर है, और ख़ासकर जो गंगा का मैदानी भाग है वो बिहार में बहुत बड़ा पार्ट उसका जो है भूमिका निभाता है, समझ में। तो एक तो गंगा का मैदानी भाग मिल गया। उसके बाद जो है बिहार में जो है नदियों का जो है जाल है। इधर अगर आप जाएंगे गया वाला क्षेत्र में तो सोन नदी का पूरा जो है, जो साउथ बिहार है वो एकदम उपजाऊ भूमि है। साउथ बिहार पूरा उपजाऊ भूमि है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सोन का जो है पूरा उपजाऊ वाला पार्ट आ जाता है, पुनपुन का आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे नदियों का जो है उपजाऊपन वहाँ पे मिल जाता है। तो एक तो है कि जो है इसका भौगोलिक स्थिति देखें तो एक तो एग्रीकल्चर बेस्ड क्षेत्र इसको मिल जाता है, इससे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा है। और एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा तो अधिशेष आ रहा, टैक्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। एक तो टैक्सेशन व्यवस्था इनका बढ़िया हो रहा है। दूसरा है कि इनकी भौगोलिक स्थिति क्यों अच्छा है, इनकी दोनों जो राजधानी है, चाहे राजगिरी हो चाहे पटना हो, पाटलिपुत्र हो, ये दोनों राजधानी जो है सामरिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट था। राजगिरी में जाएंगे, राजगीर में तो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ जो है क्षेत्र है, समझ में। मतलब है कि पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र, मतलब उसको बाउंड्री करने की जरूरत ही नहीं है। पहाड़ी जो है उसको क्या कर रहा है, उसका बाउंड्री है। अब पहाड़ी को काटना भेजना बहुत मुश्किल है। पहाड़ी में जहाँ से दर्रा है वहाँ पे सेना रख दिया है तो घुसना मुश्किल है, समझ में। तो इसलिए जो है वहाँ पे वो भौगोलिक रूप से, सामरिक रूप से क्या हो गया, महत्व का है। क्योंकि दूसरे साम्राज्य को आक्रमण करने के लिए सोचना पड़ता था मगध में, क्योंकि साम्राज्य पे आक्रमण मतलब आप उसके किले पे आक्रमण करेंगे तो भी होगा, तो उसका सेंटर है, पॉलिटिकल सेंटर, तभी वो हार होगा। नहीं तो बाहर में आप जाके क्या कीजिएगा। तो राजगिरी राजधानी पे आक्रमण करना और उसको कब्जे में लेना, ये था उसका इम्पोर्टेंट पार्ट। दूसरा राजधानी बना पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र भी क्या है, तीनों ओर से जो है नदियों से घिरा हुआ है। पटना जो है गंगा नदी हो गया, सोन नदी हो गया, पुनपुन नदी हो गया, तीनों के बीच में पटना है। तो तीन ओर से नदियों से घिरा हुआ है। और किसी को आक्रमण करने के लिए जो है उसका नौसेना बहुत अच्छा होना चाहिए पटना पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन नौसेना तो उस समय था ही नहीं अच्छा, तो आक्रमण होता नहीं था। तो राजा तो निफिक्र है ना कि मेरे ऊपर आक्रमण कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हम सबके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। इसका भौगोलिक स्थिति जो है इसको सपोर्ट किया आक्रमण करने के लिए। अमेरिका क्यों आक्रमण करते रहता चारों तरफ, अमेरिका आक्रमण क्यों करते रहता है, क्योंकि उसका भौगोलिक सिचुएशन इस तरह का है। अमेरिका का सिचुएशन ऐसा है कि उसके ऊपर आक्रमण कोई कर ही नहीं सकता है। और करने के लिए फिर आपको जो है, आपको या तो आप वायुसेना के माध्यम से आक्रमण कर सकते हैं, तो उसके लिए वेस्ट चाहिए पूरा जो है आप
पैसिफिक ओशियन जो पार करके थोड़े जाइएगा लड़ाई करने के लिए। तेल ख़त्म हो जाएगा तो क्या कीजिएगा, है ना। तो आपको बेस चाहिए, और अमेरिका अपने आसपास में कहीं बेस नहीं बनाने देता किसी को। एक वही अमेरिका का जो है बेस बनने का स्थान था, वो था क्यूबा, जहाँ पे फिडेल कास्ट्रो जो है वहाँ के जो है शासक थे। वो रसिया का सपोर्टर था। बाद में उसका भी हालत ख़राब करके जो है उसको भी अब अमेरिका के अंतर्गत कर लिया। मतलब अमेरिका का आसपास का कोई देश आपको नहीं देगा आक्रमण करने के लिए बेस, क्योंकि सब अमेरिका के अंडर में करके रखा हुआ है, तो अपना बेस मजबूत करके रखा है। आप ऊपर से आक्रमण कर नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए बेस कहीं मिल भी जाता है तो आपको ऊपर से आक्रमण करना पड़ा। आर्मी तो घुसाना दूर की बात है, तो ऊपर से आक्रमण कीजिएगा तो आपसे मजबूत है वो। इतना वो बैलिस्टिक मिसाइल बना के बैठा हुआ है कि दूसरे को भेजता है लड़ने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल, और नौसेना भी उसका मजबूत है। एक एक नौसेना उसका जानते हैं। भारत में तो एक अभी नौसेना आया बड़ा वाला, जो हम लोग जो है रूस से अभी खरीदे, वो पुराना वाला को उसको हम लोग जो है उसको फिर से बना के उसको ठीक ठाक करके चला रहे हैं। जैसे बोलते हैं पुराना गाड़ी ला के नया गाड़ी की तरह बना के चलाए हैं। उसका नाम शायद क्या था, नाम उसका गोर्सिया या गार्सिया ऐसे कर उसका नाम का था। सबसे बड़ा है वो, मतलब भारत का, और उससे कई गुना बड़ा जो है? हाँ वही रसिया वाला ही है ना। और अमेरिका का जो है, अमेरिका का जो युद्धपोत है वो चलता फिरता जो है दिल्ली है, शहर की तरह है, चलता पानी में चलता फिरता शहर है वो। उस तरह का जो है बिल्डिंग्स बना हुआ है, पोत में है। उस तरह का होटल, रेस्टोरेंट, बिग बाज़ार, रोड्स, पूरा शहर बना हुआ है। उसी में जो है एयरक्राफ्ट लगा हुआ है, आर्मी का बेस कैंप बना हुआ है, एयरक्राफ्ट जहाज़ से उसका जो है बना हुआ है, फ्लाइट वाला जो है रोड्स बना हुआ है, वहीं से उड़ा देता है वो। उसको कहीं बेस नहीं चाहिए, वो युद्धपोत ला के खड़ा कर देगा, वहीं से वो आक्रमण करके आपको धराशायी कर देगा। और एक एक ने कई है उसका, मतलब बहुत डेवलप किया है, अपने आप को बहुत पैसा खर्च किया है। तो आप वो जो है उसके ऊपर आक्रमण कर ही नहीं सकते। आप जापान को रक्षा करने के लिए युद्धपोत खड़ा करके रखा रहता है वो, और जापान के अंदर में थोड़े रहता है, युद्धपोत उसका है, वो शहर है उसका, शहर ही चलता है उसमें। और खाली सामान जो है वहाँ पर डालते रहता है, राशन पानी हर चीज़ का सामान सब बाहर से आते रहता है, और पानी में तैरता हुआ शहर बोलते हैं उसको, है ना। तो एक तो वो हो गया। हाँ, सबमरीन लेके चलता है, उसका रक्षा करता है सबमरीन। पनडुब्बी बहुत सारा उसका रक्षा करता है। और भी जो है पनडुब्बी जो है परमाणु पनडुब्बी होता है। परमाणु पनडुब्बी के अंदर से मार के जहाज को धराशायी कर देता है, वो पानी के अंदर भी रहेगा, और उसी के अंदर में जो है पनडुब्बी में बैठा रहता है आदमी भी, वो अंदर ही मार करने वाला है। अभी ना वो अमेरिका कुछ जो है बिजनेसमैन जो है पनडुब्बी में गए थे खोजने के लिए कुछ। हाँ, कुछ वो लोग गया था कुछ देखने के लिए, और पानी भर गया पनडुब्बी में, तो मर गया उन लोग। फट गया था, तो फट गया, इतना अंदर चला गया कि वो निकल ही नहीं पाया, मर गया सब। पनडुब्बी लेके चलता है सब। चलो अब इसमें लिखो मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध के उत्थान में वहाँ की भौगोलिक स्थिति ने मगध के उत्थान में वहाँ की भौगोलिक स्थिति ने
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह राज्य उत्तरी भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों के ऊपरी और निचले भाग के मध्य यह राज्य उत्तरी भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों के ऊपरी और निचले भाग के मध्य मतलब ऊपरी और निचले दोनों के बीच का ये भाग है ना, मध्य अति सुरक्षित स्थिति में अवस्थित थी। अति सुरक्षित स्थिति में अवस्थित थी। इसकी दोनों राजधानियां राजगृह एवं पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टिकोण से सामरिक मतलब होता है ना युद्ध के लिए। सामरिक को क्या बोलते हैं इसमें? स्ट्रेटेजिक। हाँ, सामरिक को स्ट्रेटेजिक बोलते हैं ना, जहाँ युद्ध वगैरह के लिए जो है कोई आक्रमण ना करे। क्या बोलते हैं जी? आपस में बात कर रहा हूँ, आपको बताइए। सामरिक मतलब युद्ध है स्ट्रेटेजिक ना, सामरिक दृष्टिकोण हो गया मतलब स्ट्रेटेजिक अप्रोच हो गया, है ना। तो सामरिक मतलब स्ट्रेटेजिक मतलब जहाँ पे युद्ध लड़ने वाला जो क्षेत्र होता है उसको सामरिक बोलते हैं, जहाँ से आक्रमण हो सकता है। जैसे भारत का सामरिक क्षेत्र कौन सा है? जैसे लद्दाख है, सियाचिन है ना, जहाँ पे युद्ध आक्रमण हो सकता है, वो सामरिक महत्व का क्षेत्र होता है। मतलब वहाँ से जो है आपको बचाना होता है अपने आप देश को। तो जैसे इसका सामरिक महत्व का है मतलब क्यों है? जहाँ राजधानियों पर ही आक्रमण होता है। पहले का जो राजा लोग थे वो राजधानियों पर आक्रमण करते थे। उस राज्य पर अधिकार करने के लिए उसके राजधानी पर आक्रमण कर लिए, जीत लिए, तो ख़त्म। और राज्य पे आपका जो है आक्रमण, आपका राज्य जो है आपके अंडर में आ गया, समझ में। इसलिए उसको सामरिक महत्व का राजधानी बोला जाता था, क्योंकि जो है सामरिक रूप से जो है वहाँ पे आक्रमण करना आसान नहीं था, समझ में। तो दोनों राजधानियाँ राजगृह एवं पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत सुरक्षित थी, राजगृह चारों तरफ से
पहाड़ियों से घिरा हुआ था। पहाड़ियों से घिरा हुआ था, अतः विदेशी आक्रमण करना आसान नहीं था। आसान नहीं था। लाइन चेंज को लिखो। राजगिरी की तरह पाटलिपुत्र की पाटलिपुत्र की सामरिक स्थिति भी अत्यंत सुदृढ़ थी। यह वस्तुतः एक जल दुर्ग के समान थी। यह वस्तुतः एक जल दुर्ग के समान थी।